इधर अरमान कमरे में आया। वो जाकर निहाल के पास बैठ गया। निहाल उसकी गोद में ही सिर रखकर सो गया। अरमान ने सबको जाने को बोल दिया। सब अपने अपने काम में लग गए, पर सबको निहाल के लिए बुरा लग रहा था। माही को घर से ही पढ़ाई करनी थी, तो वो और भूमि अपनी किताबें लेकर उसी कमरे में बैठ गए ताकि किसी चीज की जरूरत हो तो वो वही रहे। निहाल पूरे दिन सोते रहा और जब शाम को उठा तो वो मुस्कुरा रहा था और काफी फ्रेश लग रहा था। वो उठा और उसने सीधा कहा, मुझे भूख लगी है। अब सबको सुकून था कि निहाल ठीक है। निहाल ने खाना खाया और फिर उसने अपनी मस्ती शुरू की और सबको परेशान कर दिया, पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि सब उसे देख खुश थे क्योंकि सब सुबह से यही देखना चाहते थे। क्रमशः कमेंट करके बताएं चैप्टर कैसा लगा। चैप्टर 134 लटके वाले शेखावत मेंशन। ये अगली सुबह थी। निहाल की जैसे ही आंख खुली कि उसने अपने सामने 4 लोगों को देखा और एक को देखकर उसे वो व्योम जैसा ही लगा। वो एकदम से उठा और अभय को गले लगा लिया और कहा, दादू आप दादू हो ना? पापा के पापा। अभय ने उसे गले लगे देखा और उसके मुंह से अपने लिए दादू सुन उसकी खुशी का कहीं ठिकाना ही नहीं रहा। उसने भी निहाल को गले लगाया और कहा, हाँ मैं ही आपका दादू हूँ बच्चा। निहाल ने उनके माथे पर किस किया जैसे वो हमेशा अरमान को करता था। फिर उसने अपने आसपास दिया हर्षद और सांची को देख अभय से पूछा, दादू ये कौन है? उसकी इतनी प्यारी बोली सुन सबको उस पर प्यार आ रहा था। सांची ने उसे जाकर किस किया और उसी की तरह बोलते हुए कहा, निहाल हम आपकी दादी है, आपके पापा की मम्मा, और ये आपके छोटे दादू और छोटी दादी है। निहाल ने पहले सांची को देखा और फिर अभय को, तो उसने हाँ में सिर हिला लिया। तो निहाल उसकी गोद से उतर सांची के गले लग गया और उस भी किस करते हुए कहा, लव यू दादी। सांची ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, लव यू टू बच्चा। फिर दिया ने उसे सांची की गोद से लेते हुए कहा, चलिए छोटे अरू हम आपको तैयार करते हैं। निहाल ने अपना मुंह बनाया और कहा, छोटे अरू। हर्षन ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, आपके पापा अरू है तो आप छोटे अरू हुए ना। सबने मिलकर उसे तैयार किया और बाहर ले आए। डाइनिंग टेबल पर सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वो आकर बैठे और निहाल को भी उसकी सीट पर बैठाया। निहाल ने अपनी प्यारी आवाज में कहा, दादू दादी, छोटे दादू और छोटी दादी, आप सब कहाँ गए थे? आप इतने लेट कैसे हुए? उसकी बात सुन सांची ने मुस्कुराकर कहा, हम आपके मम्मा पापा की शादी फिक्स करने गए थे। आपने शादी नहीं देखी ना उनकी, तो सोचा उनकी शादी और आपके चाचू की शादी आपको दिखा दे। उसकी बात सुन निहाल ने खुश होते हुए कहा, ये मैं भी अपने मम्मा पापा की शादी देखूंगा। सौम्या ने अभय की तरफ देखकर कहा, पापा सब अच्छे से तय हो गया ना? उसकी बात सुन अभय ने कहा, सब ठीक से हो गया है, किशोर जी मान गए हैं और 1 हफ्ते बाद का सगाई का मुहूर्त भी निकलवा लिया है। उसकी बात सुन सब खुश हो गए और सांची ने कहा, पर उससे भी अच्छी एक और चीज हुई है। वो क्या? सबने एक साथ कहा। तो सांची ने कहा, हम सोच रहे थे कि घर के सारे बड़े बच्चों की शादी एक साथ हो जाए, फिर छोटे तो 2 रहेंगे, शिवाय और वंश, जिनका बाद में देखा जाएगा। तो हमने आज सौम्या और शिवांगी को देखने लटके वालों को बुलाया है। उसकी बात सुन सब खुश हुए, पर शिवी ने कुछ नहीं कहा और सौम्या ने चौंकते हुए कहा, पर इतनी जल्दी शादी क्यों? उसकी बात सुन अभय ने मजाक करते हुए कहा, बेटे हमने तो सिर्फ रिश्ते की बात की है, शादी तो आप समझ रही हैं। हंसने लगे, पर सौम्या इस वक्त हंसने के मूड में नहीं थी। उसने कहा, पर पापा इतनी क्या जल्दी है? सांची ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पर हमने कब कहा कि तुम शादी ही कर लो? एक बार लड़के को देख लो, अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं ना। वैसे भी शिवी भी तो मान गई है ना, तो तुम भी हाँ कर दो, वो बस तुम्हें देखने आ रहे हैं। सौम्या ने एक बार शिवी की तरफ देखा जो चुपचाप खाना खा रही थी। सौम्या अपना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। कुछ देर में शिवी भी नाश्ता करके चली गई। फिर सांची ने सबसे कहा, अच्छे से तैयारियां करनी है, आज कुछ भी कमी नहीं रहनी चाहिए, आखिर दो लड़के वाले हमारी बेटियों को देखने आ रहे हैं। सबने हाँ कह दिया और अपने अपने काम पर लग गए। आरव और कांची बनारस ही रुके थे क्योंकि आरव पेशे से एक लोअर था, तो उसे बनारस का एक केस सॉल्व करना था। क्योंकि उसका क्लाइंट बनारस से था तो दोनों वहीं रुक गए। दिन आराम से बीत गया और शाम को लटके वालों के आने का टाइम भी हो चला था। माही और भूमि ने मिलकर शिवांगी और सौम्या को तैयार किया। दोनों को एक जैसा ही तैयार किया था। दोनों को ही साड़ी पहनाई थी, पर अलग अलग। सौम्या ने ऑरेंज और येलो कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी जिसके ब्लाउज की स्लीव्स कोहनी तक थी और उसने अपने बाल एक तरफ खुले छोड़ रखे थे। वो बहुत प्यारी लग रही थी।
और शिवी ने लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और ब्लाउज हाफ स्लीव्स था। उसने वन साइड चोटी बनाई हुई थी। चारों की चारों लड़की या कमरे में थी जब सांची ने आवाज लगाई, माही भूमि जरा सौम्या और शिवी को ले आओ। जब चारों ने ये सुना तो सब एक साथ बाहर आए। सौम्या और शिवी दोनों का दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धक रहा था। बाहर सोफे पर एक और कपल बैठे थे जिनकी उम्र लगभग 4050 होगी और उनके साथ एक लड़का ब्लू जींस और ग्रे शर्ट पहने बैठा था। दिखने में वो हैंडसम ही था पर ठीक था। और उनके पास ही दूसरे सोफे पर एक कपल बैठा था जिनकी उम्र 6070 साल होगी, पर वहां उनके अलावा कोई नहीं बैठा था। सांची ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए शिवांगी से कहा, शिवी इनसे मिलो, ये है शौर्य धनराज और इनके मम्मी पापा सुभाष धनराज और माँ देविका धनराज। से शिवी ने उन्हें हल्का सा झुककर नमस्ते किया। दिया ने उसे उनके पास ही रखे सिंगल सोफे पर बैठाया और फिर सांची ने उन दूसरे कपल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे मिलो बेटा, ये है किशोर मेहता और उनकी पत्नी हेमा मेहता। इनका पोता एसीपी है। वो यहाँ आने में थोड़ा लेट हो गया है, पर तब तक तुम इनसे बात करो। सौम्या जाकर उनके पास बैठती है। किशोर जी उसे देखकर कहते हैं, बेटा तुम तो बहुत प्यारी हो, हमारे वीर के लिए एकदम सही, पर इसे देखो यहाँ भी लेट हो गया है। सौम्या ये बात नहीं जानती थी कि ये विराट के ही दादा दादी है, क्योंकि उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। हेमा जी ने उसके चेहरे को छूकर कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ही वो लड़की हो जो हमारे वीर का साथ निभा सकती है, वरना उसे तो कोई लड़की जल्दी पसंद ही नहीं आती। सौम्या को अभी कुछ भी नहीं करना था और शादी वो भी ऐसे लड़के से जिसे वो जानती तक नहीं। वो कभी नहीं करेगी। वो यही सोच रही थी कि किशोर जी ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, लो आ गया हमारा वीर। सबने उस तरफ देखा और चैप्टर 135 रिश्ता पक्का 2 शेखावत मेंशन। किशोर जी ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, लो आ गया हमारा वीर। उनकी बात सुन सबने उस तरफ देखा और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये विराट था, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक जींस में। उसने शर्ट इन कर रखा था और स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड की हुई, हाथ में घड़ी, आंखों पर चश्मा और जेल लगाकर बाल सेट किए हुए थे। वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसने आते ही सांची अभय दिया और हर्षद के पैर छुए और फिर जाकर किशोर जी के पास बैठा। सब उसे ही देख रहे थे, पर सौम्या ने अब तक नजर उठाकर उसे नहीं देखा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का कौन है, उससे बस शादी नहीं करनी, बात खत्म। माही उसके पास ही खड़ी थी। उसने उसे ऐसे देख झुककर सौम्या के कान में धीरे से कहा, एक बार देख तो लीजिए, क्या पता आपको लड़का पसंद आ जाए। उसकी बात मान सौम्या ने अपनी नजरा उठाकर अपने सामने देखा। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मतलब सच में विराट का रिश्ता आया था उसके लिए, पर कैसे और क्यों? उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। जब किशोर जी ने उसे देखते हुए विराट से कहा, भाई हमें तो सौम्या बहुत पसंद आई है, तुम देख लो। उनकी बात सुन विराट ने बिना पलके झपकाए कहा, मेरा क्या है दादाजी, आपको पसंद है बस बात खत्म, मुझे भी पसंद है। वो एकटक सौम्या को ही देख रहा था और सौम्या के अब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था कि आखिर विराट यहाँ कर क्या रहा है, और किसी ने उसे बताया क्यों नहीं कि विराट उसे देखने आ रहा है। इतने में सुभाष जी ने कहा, भाई हमारे बेटे को भी शिवी बहुत पसंद आए है, अब आप बताएं आपका क्या फैसला है। सब खुश थे क्योंकि दोनों ही लड़कों ने उनकी बेटियों को पसंद कर लिया था। सांची ने खुश होते हुए कहा, हमारा फैसला मतलब हमें तो शादी करानी ही है। हम तो चाहते थे कि आज सब पक्का हो जाए ताकि अगले हफ्ते सबकी एक साथ सगाई कर दे। किशोर जी ने मिठाई की प्लेट अपने हाथ में लेकर कहा, तो रिश्ता पक्का समझे। अभय ने उस प्लेट से एक टुकड़ा उठाकर उन्हें खिलाते हुए कहा, बिल्कुल। सब ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और ये तय किया कि एक ही दिन सबकी सगाई होगी और फिर साथ ही में सबकी शादी भी कर देंगे। सबको ये सही लगा और कुछ देर रुकने के बाद धनराज फैमिली और विराट की फैमिली वहां से निकल गई। वो लोग मिता के घर ही रुके थे और विराट भी मिता के घर ही रहता था, पर मिता इस वक्त इंदौर में थी। उनके जाने के बाद ही सबने चैन की सांस ली, पर इन सब के बीच कुछ अजीब था और वो ये कि शिवी एकदम शांत थी। पता नहीं सच में सब ठीक था या तूफान के पहले की शांति थी। सब सौम्या का मजाक उड़ा रहे थे, सच में उसकी शक्ल देखने लायक थी। सब ने उसे सरप्राइज दिया था। सांची ने खुद विराट का रिश्ता मांगा था सौम्या के लिए और ये बात घर के बड़े तो जानते ही थे और फिर सबको बता दिया सिवाय सौम्या के। वो नाराज थी और परेशान भी।
वो सीधा अपने कमरे में चली गई और इतने में उसका फोन बजा। उसने देखा तो विराट ही उसे कॉल कर रहा था। सौम्या को विराट से भी शिकायतें थी। वो तो बता ही सकता था ना कि आज क्या होने वाला है, पर नहीं, उसने भी सौम्या को उल्लू बनाया। सौम्या ने फोन उठाया और गुस्से से कहा, क्या है? सामने से विराट की सॉफ्ट सी आवाज आई। देख रहा था अभी तक गुस्सा शांत हुआ कि नहीं, अब क्या? अब तो जैसे सौम्या को छूट मिल गई उसे सुनाने की। उसने गुस्से से कहा, गुस्सा? अरे एक बार सामने आ जाओ मेरे, मैंने तुम्हारी जान ना ले ली तो मेरा नाम भी सौम्या शेखावत नहीं। अरे ऐसे भी कोई करता है भला? दोस्ती कली लड़ लिए और फिर रिश्ता लेकर घर आ गए। एक बार बता नहीं सकता थे? पर नहीं, तुम्हें तो वो अपना हीरो वाला लुक देना था ना। यहाँ मेरी क्या हालत हो रही है सिर्फ मैं जानती हूँ, और तुम हो जो मेरे गुस्से की बातें कर रहे हो। सौम्या बोले जा रही थी और सामने से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वो रुकी और उसने इरिटेट होते हुए कहा, अब कुछ बोलो तो सही, चुप क्यों हो? वो इतना बोलकर चुप हुई कि अब विराट उस पर फटपड़ा हो गया। नहीं, अगर और कुछ बाकी है तो सुना दो, क्योंकि लोगों की पुरानी आदत होती है अपनी गलती को दूसरों के सिर मना। बेवकूफ लड़की, अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। अचानक दादा दादी आ गए और कहने लगे, तुम्हारे लिए लड़की देखी है, वो अभी शेखावत मेंशन में रुकी है, देख आते हैं। वो तो जब शाम को घर से निकला तब पता चला कि लड़की अरमान की बहन है। अब और प्रॉब्लम बढ़ गई कि अगर वो लड़की तुम ना होकर तुम्हारी वो पागल बहन शिवी हुई तो बड़ी आए मुझे बोलने वाली हूँ। विराट लंबी सांसें ले रहा था जो सौम्या भी सुन रही थी। उसने हैरानी से कहा, इसका मतलब हमारे ही घर वालों ने हमें बेवकूफ बनाया है? विराट ने उसे टोंट मारते हुए कहा, हम इस शेखावत, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है, और मजे की बात यह है कि हम बेवकूफ बन भी गए हैं। कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गए। फिर सौम्या ने धीमी सी आवाज में थोड़ा झिझकते हुए कहा, तो क्या सच में हमारी शादी? उसने अपनी बात पूरी नहीं की, पर विराट ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा, हाँ शादी होगी, अब रिश्ता तय हुआ है, सगाई होने वाली है तो शादी तो होगी ही। एक बार फिर दोनों खामोश हो गए। आज पहली बार दोनों को लग रहा था कि इससे अच्छे तो वो लगते जगते थे। कम से कम ये ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना तो नहीं करना पड़ता। दोनों ने एक साथ कहा, तो फिर रखूं? फिर दोनों ही हंस दिए। विराट ने उसे गुड नाइट कहा और फोन कट कर दिया। सौम्या अपने कमरे में खड़ी चांद को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि अचानक इतना कुछ हो जाना सही था या नहीं, पर ठीक था। अचानक कमरे के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जिसे सुन सौम्या डर गई और वो भागकर बाहर आई तो उसने देखा कि अरमान और आर्यन दोनों मिलकर निहाल को पकड़ रहे थे, पर वो छोटा सा शैतान दोनों को दौड़ा रहा था। उनकी इस बड़ी हालत देख सौम्या को हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगी। जैसे ही अरमान और आर्यन ने उसकी हंसी सुनी, दोनों ने उस तरफ देखा। उनके इसे देखने से सौम्या एकदम से चुप हो गई और कहा, सॉरी। आर्यन ने उसे घूरकर देखा और कहा, बकवास बंद कर और इस छोटे शैतान को पकड़ने में हेल्प कर। उसने हाँ में सिर हिला दिया और अब तीनों भाई बहन मिलकर निहाल के साथ जैसे पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। सौम्या ने निहाल के पीछे भागते हुए कहा, पर हम इसे पकड़ क्यों रहे हैं? आर्यन ने भी वैसे ही भागते हुए कहा, मुझे क्या पता। सौम्या ने उसे मुंह बनाकर देखा और कहा, तो फिर हम क्यों भाग रहे हैं? क्रमशः चैप्टर 136 आप सेड हो। शेखावत मेंशन। तीनों भाई बहन ने मिलकर निहाल को पका, फिर अरमान ने उसे दवाई पिलाई और तीनों एक साथ सोफे पर ढेर होकर बैठ गए। तीनों ने सिर सोफे से टेक दिया। निहाल ने उन्हें बहुत थका दिया था। वो दवाई ले ही नहीं रहा था तो उसे पकाकर जबरदस्ती दवाई देनी पड़ी। तीनों वहां ऐसे बैठे थे जैसे पहाड़ तोड़ा हो। निहाल भी अरमान की गोद में बैठ गया और देखते ही देखते एक के बाद एक सब सोफे पर बैठे बैठे ही सो गए। चारों बहुत प्यारे लग रहे थे एक साथ, जैसे चार भाई बहन हो। जब सांची कमरे से बाहर आए और वहां से गुजरते वक्त उसकी नजर उन चारों पर पड़ी तो वो वहीं रुक गई। उसने उन चारों को ऐसे देखा, उसे ये नजारा ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया जी ली हो। उसने अपने फोन में उन चारों की तस्वीरें ली और इतने में वहां अभय भी आ गया। उसने भी ये देखा। वो सांची के पास जाकर खड़ा हो गया। सांची ने उसके हाथ को पकड़ लिया और अपने बच्चों को देखते हुए कहा, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है अपने बच्चों को साथ में देखना और उनके चेहरे पर सुकून देखना, और आज ये दोनों चीजें मैंने देखी है। अभय अपने बच्चों को कभी साथ देख ही नहीं पाए हम, पर आज इन्हें ऐसे देख सुकून मिल रहा है। अभय भी बस उन्हें ही देख रहा था। उसने भी हाँ में सिर हिला दिया।
फिर सांची ने धीरे से कहा, ये तीनों तो ठीक है पर निहाल को ले लीजिए, हमारे साथ सो जाएगा आज। अभय ने बस हम कहा और ध्यान से निहाल को अपनी गोद में लेकर वो दोनों वहां से कमरे में चले गए। और फिर कुछ देर बाद सांची एक ब्लैंकेट लेकर वापस आए और तीनों को ओढ़ाकर उनकी कुछ फोटोज ली और फिर वहां से चली गई। और वो दोनों सुकून से सो गए। सुबह तीनों की आंख कुछ गिरने की आवाज से खुली। तीनों ही भीड़क कर उठे, एक दूसरे को देखा और उन्हें याद आया कि कल वो यही सो गए थे। पर ये आवाज किसकी है? वो दोनों ऊपर वाले हॉल में सो रहे थे। तो सबने बालकती से ही नीचे देखा और नीचे हॉल में शिवांगी सांची के सामने खड़ी थी। उसके बैग्स भी रेडी थे और उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। उसने नम आवाज में कहा, मेरे पापा आपको बहन मानते थे, मेरी मम्मा आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, पर मैं आज भी अनाथ ही हूँ। उन्होंने आपके भरोसे मुझे छोड़ा था और आप ही के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी, पर आपने हमें, मुझे और भाई दोनों को कभी समझा ही नहीं। हाँ माना मैंने गलती की, मुझे ऐसे किसी से पागलों की तरह प्यार नहीं करना चाहिए था, पर उसकी सजा आपने मुझे सुना दी है और मैंने आपके बेटे का पीछा छोड़ देने का शादी भी किया है। फिर मेरी ऐसे किसी अनजान से शादी कराने का क्या मकसद? मुझे नहीं करनी ये शादी। आप चाहती हैं मैं अरमान से दूर रहूं तो मैं बेंगलोर वापस जा रही हूं, पर मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सांची ने उसके करीब जाकर उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, ना मैंने तब तुम्हें सजा दी और ना ही अब दी है। तुम जाना चाहती हो तो चली जाना, पर एक आखिरी बार मेरी इज्जत रख लो। शौर्या तुमसे मिलने हैप्पी कैफे आ रहा है, बस एक बार उससे मिल लो, उसके बाद तुम जो कहोगी वही होगा, चाहे तुम ये शादी ना करना चाहो भले। शिवांगी ने उन्हें मायूसी से देखा और कहा, ये आखिरी बार है जब मैं आपकी कोई बात मान रही हूँ, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए बेंगलोर चली जाऊंगी। वो अपने बैग वही छोड़ बाहर की तरफ मुड़ी कि सांची ने कहा, नाश्ता तो करती जाओ। शिवांगी ने बिना पीछे मुड़े बाहर जाते हुए कहा, वही खा लूंगी। वो चली गई। ऊपर खड़े अरमान, आर्यन और सौम्या ये सब देख रहे थे। तीनों ही नीचे अपनी माँ के पास आए और कहा, मम्मा क्या हुआ है? क्या कह रही थी शिवी और कहाँ गई है वो? सांची ने मुड़कर तीनों को देखा, तीनों अभी ही उठे थे। सांची ने स्ट्रीट लहजे में कहा, पहले तुम तीनों जाओ और अपना अपना हुलिया सुधारो और फिर नाश्ते पर आ जाओ, चलो। तीनों ने सांची को देखा जो क्लास लगाने के मूड में थी। वो अपने अपने कमरे में चले गए। माही और भूमि दोनों ही घर पर नहीं थी। दोनों के एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे तो दोनों ही जल्दी कॉलेज चली गई थी। सौम्या आज जल्दी रेडी होकर नीचे आ गई। उसने व्हाइट लॉन कुर्ती और ब्लैक जींस पहनी। वो सीधे सांची के पास गई जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। सौम्या ने उसे आकर पीछे से हक किया और कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। सांची ने उसके हाथ को चूम लिया और वैसे ही कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। सौम्या ने उसे गले लगाए हुए ही कहा, मम्मा एक सवाल पूछूं? सांची ने काम करते हुए ही बस हम कहा तो सौम्या ने कहा, क्या आप सच में शिवी की शादी उसकी मर्जी के बगैर एक अनजान आदमी से करा दोगी? उसकी बात सुन सांची ने सौम्या की तरफ देखा जो आश भरी नजरों से उसे ही देख रही थी। उसने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, सौम्या एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहती है जो उसकी बेटी को जानता हो, उससे प्यार करे, उसकी फिक्र करे और सबसे बड़ी बात उसे इज्जत दे। और शौर्य ऐसा लड़का है सौम्या, वो शिवी को बहुत खुश रखेगा। और रही बात उसकी मर्जी की तो आज वो आकर अपनी मर्जी से खुशी से शादी के लिए हाँ कहेगी। सौम्या ने उसकी पूरी बात सुनी और कंफ्यूज होते हुए कहा, पर आज ऐसा क्या है जो वो खुद अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ कहेगी? सांची ने कुछ याद करते हुए कहा, क्योंकि आज उसे असली प्यार का मतलब समझ आएगा। उसने सौम्या को एक चेयर पर बैठाया और उसकी प्लेट में खाना परोसते हुए कहा, एक माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती सौम्या, और अगर उसने अपने बच्चों के लिए कोई फैसला लिया है तो यकीन मानो वो सच में उसकी भलाई के लिए ही होगा। सौम्या ने प्यार से हाँ में सिर हिलाया कि अचानक उसे अपनी गर्दन में दर्द महसूस हुआ। कुछ ही देर में अरमान और आर्यन भी आ गए और आकर सौम्या के आसपास बैठ गए। सांची ने उन्हें भी खाना परोसा और फिर अभय, दिया और हर्षद भी आ गए। सब एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। अचानक दिया की नजर उन तीनों भाई बहन पर पड़ी। वो तीनों ही बार बार अपनी गर्दन को छू रहे थे। दिया ने उन तीनों से पूछा, क्या हुआ है तुम तीनों को? तुम तीनों अपनी गर्दन क्यों छू रहे हो?
तीनों ने एक साथ कहा दर्द हो रहा है। हर्षद ने उन तीनों को देख कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। तीनों को एक साथ अभय ने पराठे की एक बाइट लेते हुए कहा, अब पूरी रात एक सोफे पर बैठे बैठे सोएंगे तो दर्द तो होगा ही ना। दोनों ने अपने पापा को देखा। वो सच में ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे बच्चे हो। उन्हें समझ आ गया कि उनके मम्मा पापा सब जानते हैं। अरमान ने खाना खाते हुए ही पूछा, निहाल कहाँ सोया था रात को? अभय ने फिर से उसे परेशान करते हुए कहा, फिक्र मत करो, तुम एक जिम्मेदार बाप हो या नहीं, पर मैं एक बहुत अच्छा दादा हूँ। कल वो हमारे कमरे में सोया था। पता नहीं क्यों, पर कहीं ना कहीं अरमान को ये बात जरा परेशान कर गई। उसने मन में सोचा, क्या वो सच में एक अच्छा पापा नहीं है? और इतने में ही निहाल ने आकर उसे गले लगा लिया। अरमान ने देखा तो उसने भी उसे गले लगा लिया। उसने निहाल को अपनी गोद में बिठा दिया और उसके गाल पर किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश किया। पर निहाल ने कुछ नहीं कहा, वो बस अरमान को अजीब नजरों से देखता रहा। अरमान ने उसके बाल सेट करते हुए कहा, क्या हुआ, पापा को विश नहीं करोगे? निहाल ने उसका चेहरा अपने नन्हे हाथों में लिया और कहा, आप सेठ हो? उसकी बात सुन सब अरमान को देखने लगे। चैप्टर 13,72,000 करोड़ के ड्रग्स। शेखावत मेंशन। अरमान ने सबकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहे थे। अरमान ने फिर निहाल को देखते हुए कहा, हाँ मैं सोच रहा था कि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो तुम्हारा एडमिशन अभी नहीं हो पाएगा, तुम्हें घर पर रहकर ही स्टडीज करनी पड़ेगी, फिर एग्जाम्स खत्म होने के बाद तुम स्कूल जा सकते हो, है ना? उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए और फिर अपने अपने काम में लग गए। निहाल ने अरमान को गले लगाया और उसके कान में कहा, आपको झूठ बोलना नहीं आता, आप मत बोला करो। अरमान ने उसे देखा। हाँ, ये वही बच्चा है जिसे हमेशा पता होता है कि वो किस हाल में है। जिस उम्र में बच्चों को ये पता नहीं होता कि उनके मन में क्या है, वहाँ निहाल को हमेशा पता होता है कि अरमान क्या चाहता है क्या नहीं। एक तरह से कहा जाए तो निहाल अरमान की छोटी माँ ही था। उसने बस निहाल को गले लगा लिया बिना कुछ कहे। फिर उसने हाथ से ही निहाल को नाश्ता कराया। एक एक कर सब खड़े हो गए और जब तक उन सब का नाश्ता खत्म हुआ और वो सब अपने अपने काम में लगे, तब तक शिवांगी वापस आ गई। जब सौम्या ने उसे देखा तो वो उसके पास चली गई। उसने शिवांगी के कंधों को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ मिली, उससे आप क्या कहा? उन्होंने बात हुई कुछ? सौम्या ने कई सवाल किए पर शिवी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। वो जैसे कहीं खोई हुई थी। तभी वहां सांची आ गई जो हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी। उसने सौम्या को जाने का इशारा किया। सौम्या भी बाहर ही जा रही थी। उसे जानना था कि क्या हुआ, पर सांची के आगे कहाँ चलने वाली थी उसकी, उसे मन मार के वहां से जाना पड़ा। और अब सौम्या के जाने के बाद सांची ने शिवी से बड़े आराम से कहा, अब बताओ शिवी, क्या तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं? शिवी ने एक नजर सांची को देखा तो सांची ने कहा, डरो मत शिवी, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो हम जबरदस्ती। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शिवी ने कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। उसका ये जवाब सुन सांची सॉफ्ट रह गई। उसने शिवी को देखा तो शिवी ने अपनी नजरें झुका ली। हाँ, उसके चेहरे पर हया की लाली साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि सांची और कुछ कहती, शिवी अपने कमरे की तरफ चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। अब सांची को सुकून था। अब उसके सभी बच्चों की शादी उनकी मर्जी से हो रही थी। वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आज घर में सिर्फ दिया ही थी, क्योंकि अरमान निहाल की लेकर आर कॉरपोरेशन गया हुआ था। आर्यन को डिजाइन तैयार करने थे, इसलिए वो साइट पर था। भूमि और माही कॉलेज थे। सांची हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी और अभय और हर्षद शेखावत मटेरियल्स जो उनकी कंपनी थी वहां गए हुए थे। और सौम्या आज फिर हिम्मत करके वही आई थी जहां उसने अपने डांस स्कूल के लिए जगह देखी थी। उसे अपने डांस स्कूल में सामान सेट करना था और रेनोवेशन भी कराना था, तो वो आज सब नोट्स बना रही थी। ये पहले से तैयार स्कूल था। यहाँ पहले भी डांस सिखाया जाता था, पर अब वो जो ये स्कूल चला रहे थे वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे, इसलिए सौम्या को ये मौका मिल गया। उसने हर जगह अच्छे से चेक की। उसने अलग अलग एंगल से उस जगह के फोटो खींचे और उसे जैसे जैसे सब सेट करना था उस हिसाब से लिखती गई। उसे लगभग 2 घंटे लगे वहां और फिर वो वहां से निकल गई। और फिर से सौम्या उसी सड़क पर पहुंच गई। आज उसने पहले से ही अच्छे से कैब बुक कर दी थी। ये सड़क ज्यादातर सुनी ही रहती थी और इसलिए मुंबई के आधे से ज्यादा काले धंधों की मीटिंग्स इसी इलाके में रखी जाती थी। सौम्या एक जगह जाकर खड़ी रही और कैब का वेट करने लगी। उसे वहां से किसी की आवाज आ रही थी। उसने अपने पीछे देखा।
जहां थोड़ी दूरी पर शायद कोई खड़ा था जिसने सौम्या को नहीं देखा था। वो शायद फोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे नहीं यार, सब फिक्स है। हम सब ने खुद उन दोनों पर नजर रखी है, दोनों किंग के लिए वफादार है और उसके बाद भी अगर कुछ हुआ तो फिर किंग है ही। हाँ, आज ही शाम को। अरे दूसरी तारीख इसलिए थी ताकि पुलिस ना पकड़ पाए। अब ध्यान तो हम रखेंगे ना, 2000 करोड़ के ड्रग्स ऐसे ही पुलिस वालों के हाथ लग जाने दे। सौम्या उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसने किंग का नाम भी सुना और 2000 करोड़ के ड्रग्स के बारे में भी सुना। इतने में उसकी कैब आकर रुकी। वो जल्दी से कैब में बैठी। जो आदमी वहां खड़ा बातें कर रहा था उसने फोन पर कहा, लगता है किसी ने हमारी बातें सुन ली है, रोकना पड़ेगा। वो इतना कहकर कैब की तरफ बढ़ा पर तब तक कैब आगे निकल चुकी थी। उसने अपनी बाइक स्टॉप की और कैब का पीछा करने लगा। सौम्या ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बाइक उसका पीछा कर रही थी। उसे पता था कुछ भी हो सकता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और फ्रंट कैमरा कर वीडियो बनाने लगी। उसने वीडियो में कहा, विराट मेरी बात ध्यान से सुनो, किंग आज एक बहुत बड़ी ड्रग्स की डील करने वाला है जिसमें 2000 करोड़ के ड्रग्स की डील होंगी। मैंने ये उसके ही एक आदमी के मुंह से सुना है, पर उसने मुझे देख लिया है। मुझे नहीं पता वो मेरे साथ क्या करेगा। फिलहाल मैं उससे दूरी पर हूँ, पर कब तक रहूंगी नहीं पता। प्लीज जल्दी करना। अगर ये डील हो गई तो वो लोग उस ड्रग्स को पूरे भारत में फैला देंगे जो आगे चल के एक जहर का काम करेगा। उसने वीडियो बंद की और जल्दी से उस वीडियो को विराट और अरमान को भेज दिया। उसने ध्यान नहीं दिया पर उसने वो वीडियो अभय को भी भेज दी थी। और जैसे ही उसने अपना फोन बैग में वापस रखा कि अचानक कैब रुकी। सौम्या ने सामने देखा तो ये वही आदमी था। उसने अपनी गन निकाली और सौम्या को बाहर आने का इशारा किया। सौम्या डरते हुए बाहर आए। उस आदमी ने सौम्या से बैग फोन मांगा। सौम्या ने बैग में हाथ डाला पर फोन की जगह उसने पेपर स्प्रे निकाला और उसे सीधे उस आदमी की आंखों में डाल वहां से पैदल ही भागी। अब उस आदमी को और गुस्सा आ गया और वो भी सौम्या के पीछे भागा। इधर जब विराट, अरमान और अभय तीनों ने ये वीडियो देखा उन्होंने तुरंत सौम्या को कॉल किया, पर सौम्या फोन उठाने की हालत में कहाँ थी। जब किसी का कॉल ना उठाया गया तो दोनों बाप बेटे ने विराट को कॉल किया, क्योंकि वीडियो में सौम्या ने विराट का नाम लिया था। पहले अरमान का कॉल लगा। विराट ने उसे एक ही बात कही, कसार घाट तक पहुंच जल्दी, बाकी सब बाद में बताता हूँ। उसने ये कह के फोन तुरंत काट दिया। अरमान को अब विराट पर गुस्सा आ रहा था। उसने उसे बताया क्यों नहीं। उसने निहाल को देखा। उसे याद आया कि एक्सेल कॉलेज यहाँ से बहुत करीब है। उसने निहाल को अपने साथ लिया और कॉलेज की तरफ चला गया। जब वो कॉलेज पहुंचा तो माही बाहर ही निकल रही थी। उसने उन दोनों को देखा तो उनके पास चली गई और कहा, आप दोनों इस वक्त यहाँ कैसे? अरमान ने सीधी सी बात की, मुझे काम है, तुम निहाल को अपने साथ ले जाओगी? माही ने निहाल को अपनी तरफ करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अभी डॉक्टर आंटी के पास ही जा रही थी चेकअप के लिए, इसे भी ले जाऊंगी। अरमान ने उसकी बात सुनी। वो निहाल के सामने बैठा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, अपना ख्याल रखना और मम्मा का भी। निहाल ने हाँ में सिर हिलाया तो अरमान ने उसके माथे को चूम लिया और फिर वहां से चला गया। दूसरी तरफ अभय का कॉल तो अब तक विराट ने उठाया ही नहीं था। उसे इस वक्त सिर्फ सौम्या का ख्याल था। वो बार बार लगातार उसे कॉल ट्राई कर रहा था पर अब भी नहीं लग रहा था। क्रमशः चैप्टर 138 आई लव यू विराट। शाम होने को थी, वक्त ढलता जा रहा था पर सूरज अब भी हल्का बाहर था। सौम्या भागते हुए जंगलों की तरफ चली गई और उसके पीछे दौड़ रहे आदमी ने जब ये देखा तो वो वहीं रुक गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को फोन लगाकर कहा, वो लड़की जरूर कुछ ना कुछ जानती है तभी यहाँ तक दौड़ाया मैं मुझे। तू कुछ लोगों को कसार घाट की तरफ भेज, मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ, वहाँ नेटवर्क शायद ही आएगा। उसकी बातें सुन रहे आदमी ने फोन की दूसरी तरफ से कहा, सब ठीक है ना? कहीं वो लड़की दिल के बीच रुकावट तो नहीं होगी या दिल कैंसल कर दे? सामने वाले की बात सुन उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं, कोई रुकावट नहीं होगी, इसका खेल तो मैं खत्म करूंगा, बस एक बार हाथ लग जाए। तो दिल पर फोकस रखना, आज कैसे भी ये दिल हो जानी चाहिए वरना किंग हम सबको मार देगा। सामने वाले आदमी ने ठीक है कहा और कॉल कट कर दिया। अब उस आदमी ने जंगल की तरफ देखते हुए खुद से ही कहा, बेटा करण चल तैयार हो जा, बहुत भागना पड़ेगा। वो जंगल के अंदर चला गया पर इस बीच उसने सौम्या को मिस कर दिया था।
इधर दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में सब लौट आए थे। सांची ने माही की नई रिपोर्ट्स तैयार की, जिस हिसाब से उसकी सेकेंड कीमोथेरेपी 2 दिन बाद होगी। माही ने उसे बताया कि अरमान बाहर गया हुआ है तो शायद उसे आने में लेट हो जाए। हर्षद ने भी सांची को आकर बताया कि अभय काम से बाहर गया हुआ है तो शायद आने में लेट हो जाए। और अब फिक्र थी सिर्फ सौम्या की, जिसकी ना कोई खैर थी ना खबर। सांची ने उसे 2-3 बार कॉल ट्राई किया, पर जब फोन नहीं लगा तो उसने सोचा कि पिछली बार की तरह वो फिर अपने किसी दोस्त के घर चली गई होगी, लेट तक वापस आ जाएगी। यही सोचकर उसने कुछ देर वेट करने का फैसला लिया। यहाँ जब विराट और अरमान दोनों जंगल के बाहर ही मिले, उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही 2 गाड़ियां और एक बाइक खड़ी थी। दोनों ने मिलकर पहले उन गाड़ियों के टायर पंचर किए और फिर अलग अलग दिशा में सौम्या को ढूंढने लगे। वैसे तो अरमान को विराट पर गुस्सा आ रहा था, वो विराट से सवाल करना चाहता था, पर फिलहाल उसे सिर्फ अपनी बहन को बचाना था। दोनों जंगल में सौम्या को ढूंढ रहे थे और जैसे जैसे उन्हें कोई भी हथियार लिए दिखता तो वो उसे मारते जा रहे थे। दोनों अलग अलग थे, पर एक वक्त आया जब दोनों फिर टकराए। विराट ने अपनी आसपास देखते हुए कहा, अरमान मुझे लगता है तुम्हें दिल वाली जगह पर जाना चाहिए, अगर हम दोनों यहाँ रहे तो वहाँ दिल हो भी जाएगी। अरमान ने विराट को घूर कर देखा और गुस्से में कहा, मैं अपनी बहन को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। जब विराट ने उसके गुस्से से भरी आवाज सुनी तो उसे महसूस हुआ कि अरमान उससे नाराज है। उसने कहा, अरमान तुम एनसीबी का हिस्सा हो, तुम्हारा काम है ड्रग्स रैकेट को तोड़ना और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा काम है लोगों की मदद करना और सौम्या ने मुझे मदद के लिए खुद बुलाया है, सो प्लीज भावनाओं में मत बहो और जाओ यहाँ से। अरमान ने एक पल विराट को देखा। हाँ, वो सही कह रहा था, पर वो सौम्या को कैसे भूल जाए। विराट भी समझ गया कि वो क्या सोच रहा है। उसने अरमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं सौम्या को कुछ नहीं होने दूंगा। अरमान इतना तो विश्वास कर ही सकता है तू मेरा। अरमान ने उसे अपने गले लगाया और कहा, जल्दी करना। विराट ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से जाने का इशारा किया। अरमान ने एक आखिरी बार उसे देखा और वहां से चला गया। और अब विराट अकेला था। उसने आंखें बंद की, उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उसने चिल्लाकर कहा, करण। वो उसे ढूंढने लगा। और इधर सौम्या एक पेड़ के पीछे जाकर रुकी। वो भागते भागते थक चुकी थी, अब तो उसकी सांसें भी उखड़ रही थी। उसने लगभग हार मान ली थी। वो वही पेड़ से टेक लगा कर जमीन पर बैठ गई। उसे एक एक कर अपने परिवार के साथ बिताया हुआ हर पल याद आ रहा था। उसने आंखें बंद करी और अचानक उसे विराट का ख्याल आया। उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वैसे ही सिसकते हुए कहा, कितनी बदन से हूं मैं, जब तक तुमसे प्यार नहीं हुआ तब तक तुम मेरे सर पे चके नाचते रहे, और आज जब तुमसे प्यार का एहसास हुआ है, तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ तो तुम पास नहीं हो और जिंदगी भी लगभग जा ही रही है। अचानक वो चुप हो गई। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर गनतानी हो। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी और बस सुकून से एक मुस्कान के साथ कहा, आई लव यू विराट। उसने ये कहा ही था कि एक गोली चलने की आवाज ने उस शांति को भंग कर दिया और फिर एक बार शांति फैल गई। इधर दूसरी तरफ अरमान उस जगह पहुंचा जहां दिल होने वाली थी। उसने देखा कि अब भी सब लोग नहीं आए हैं और शायद माल ड्रग्स की लेन देन चल रही थी। माल ले जाने के लिए ड्रग्स आ चुके थे। अरमान ने देखा सब एक तरफ खड़े थे। वो छुपते छुपाते ट्रक्स की तरफ गया और हर ट्रक के 2-2 टायर की हवा निकाल दी। वो अपनी गाड़ी तक वापस गया और अपनी गाड़ी से क्लोरोफॉर्म स्प्रे निकाला। वो उस स्प्रे को निकालकर छुप छुप कर एक एक कर सबको बेहोश कर रहा था। उसने ट्रक ड्राइवर्स और कई गुंडों को बेहोश कर दिया था, पर किंग इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आया। जब उसे एक अलग शांति महसूस हुई, उसे समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया। जंगल में गोली की आवाज सुन सौम्या ने अपने कान पर हाथ रख लिए। वो बहुत डर गई थी। उसकी आंखें कसके बंद थी और जब उसने बहुत देर तक कुछ महसूस नहीं किया तो आंखें खोलकर देखा, जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी और सामने विराट खड़ा था जिसके हाथ में बंदूक थी। वो बस चुपचाप एकटक सौम्या के चेहरे को देख रहा था और सौम्या उसने जैसे ही उसे देखा वो खड़ी हुई और झटके से उसकी तरफ बढ़ी और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। विराट एक पल चौंका, पर उसने कुछ नहीं कहा और सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में ले लिए। सौम्या उससे अलग हुई और उसे कसके गले लगा लिया। वो रो रही थी, डर से कांप रही थी। उसकी हिचकियां बंध चुकी थी और ये सब विराट महसूस कर रहा था।
कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे को गले लगाए खड़ा रहने के बाद विराट ने उससे खुद से अलग किया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वहां से भागते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, अरमान को मेरी जरूरत है। वो दोनों जंगल के आखिरी छोर तक पहुंच चुके थे कि उनकी नजर सामने गन तानकर खड़े करण पर पड़ी। उसने गुस्से से विराट को घूरते हुए कहा, पता था मुझे, तू कभी किंग का वफादार हो ही नहीं सकता, तू एक गद्दार है और तेरा फैसला किंग खुद करेंगे, पर तेरी ये छमिया उसे तो मरना ही होगा। वो गोली चलाने वाला था कि विराट को कुछ महसूस हुआ। सौम्या ने उसके हाथ में पेपर स्प्रे दिया और जैसे ही करण ने गोली चलाई कि विराट ने उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल दिया, जिस वजह से उसका निशाना चुक गया। विराट ने मौका देखकर उसके हाथ से गन ले ली और उसे गोली मारने की बजाय उसके सिर में उल्टी गन मारकर उसे बेहोश कर दिया। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और जल्दी से गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। उसने सौम्या को उस रोड से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ा और उसे वहां से जाने को कहा। उसे कैब में बैठाने के बाद विराट उस जगह पहुंचा। वो छुपकर जाना चाहता था, पर जैसे ही वो वहां पहुंचा कि उसे किंग की आवाज आए, अगर होशियारी करने की कोशिश की तो ये तुम्हारा प्यारा अरमान मारा जाएगा, इसलिए चुपचाप बाहर आओ। विराट ने झांक कर देखा तो अरमान के सिर से खून बह रहा था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। विराट कुछ सोच रहा था। उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा और बाहर आते हुए कहा, मैं सरेंडर करता हूँ। चैप्टर 139 अभय जंगल का शेर। विराट कुछ सोच रहा था। उसने अपने हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखा और फिर बाहर आते हुए कहा, मैं सरेंडर करता हूँ। उसे अपने सामने आता देख किंग को काफी गुस्सा आया। उसने विराट को एक जोरदार का थप्पड़ रसीद किया। विराट का सिर एक तरफ झुक गया। किंग ने एक आदमी को इशारा किया तो उसने आकर विराट के हाथ पीछे की ओर बांध दिए और दो लोगों ने मिलकर उसे घुटनों के बल बैठा दिया। किंग ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों को क्या लगा किंग को बेवकूफ बनाना इतना आसान है, जो तुम दोनों अकेले यहाँ चले आए मुझसे उलझने। विराट और अरमान दोनों ने चेहरा नीचे कर लिया था। दोनों ही चुपचाप बस किंग को सुन रहे थे। किंग ने फिर कहा, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, जिगरा तो है तुम दोनों में, वरना आज तक किसी की हिम्मत तक नहीं हुई किंग के खिलाफ जाने की। उसने उन दोनों के थोड़ा करीब जाकर उन्हें घूरते हुए कहा, पर यह बहुत बुरा होगा तुम दोनों के साथ ही, इतना दिमाग होने के बाद भी, इतनी हिम्मत होने के बाद भी तुम दोनों किंग के हाथों मरने वाले हो। अचानक विराट की घड़ी में 11 बजे का अलार्म बजने लगा और जैसे ही उसकी आवाज विराट और अरमान के कानों में पड़ी, दोनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। विराट ने अब अपनी नजरें उठाकर किंग के चेहरे को घूरते हुए कहा, ये आखिरी मौका है, या तो मार दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात सुन किंग को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी गन से ही विराट के सिर पर वार किया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। पता नहीं क्यों पर विराट का ऐसे खून बहता देख किंग को अच्छा नहीं लगा, पर फिर भी उसने अपने आदमियों से कहा, मार दो दोनों को। किंग के आदमियों ने दोनों के माथे पर गन पॉइंट की, पर उनके गोली चलाने से पहले ही फायरिंग की आवाज आने लगी। सब घबरा गए, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, और अचानक उनके सामने एक परछाई दिखाई दी। पीछे लाइट्स होने की वजह से उस इंसान का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब वो उजाले में आया तो उसे देख सब हैरान रह गए। ब्लैक शर्ट, ब्लैक जींस और लोन कोट में वहां उस शख्स को देख सबके पसीने छूटने लगे। सब जानते थे कि ये कौन है, यहाँ तक कि किंग खुद भी चौंक गया। उसने हैरानी से लखराती जबान में कहा, अभय। हाँ बिल्कुल, ये अभय था जिसे देख आज भी सबके पसीने छूट जाते हैं। अभय किंग की तरफ बढ़ा और उसके सामने लगभग 4 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ जेब में डाल लिए और अपने उसी डेयरिंग एटीट्यूड के साथ कहा, शेर अपनी गुफा में चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि जंगल पर अब भिद्दों का राज होगा। उसकी बात सुन सब और ज्यादा डर गए। किंग ने अपने आसपास का माहौल देखा, वो हैरान रह गया। उसके लोगों पर अभय के लोग गन ताने खड़े थे और अभय वो बस जलती निगाहों से किंग को ही घूर रहा था। उसने अपना सिर एक तरफ मोड़ा और एक डेविल स्माइल के साथ कहा, किंग बन जा या मिराज, मरना तो तुझे मेरे ही हाथ से है। जैसे ही किंग मिराज ने ये सुना हो हैरान रह गया। वो अब भी बस अभय को देख रहा था। अभय ने अब अपनी नजर उस पर से हटाकर अरमान और विराट को देखा। वो उस तरफ बढ़ गया। उसके लोग दोनों को पहले ही छोड़ चुके थे। अभय ने जाकर अरमान की चोट पर हाथ लगाया तो अभय के हाथ में अरमान का खून लग गया और ये देखकर तो अभय का खून जैसे खौलने लगा। उस पे अपनी गन निकाली और किंग पर तान दी।
उसने गन लौट के और जैसे ही गन चलाई कि विराट ने उसका हाथ ऊपर कर दिया, जिससे गोली दूसरी जगह चल गई। अभय ने हैरानी और गुस्से भरी आंखों से विराट को देखा। विराट ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपना सिर नीचे करते हुए कहा, कानून को अपना काम करने दीजिए सर, आप तो खुद पुलिस रह चुके हैं, कानून अच्छे से जानते हैं, प्लीज। अभय ने गुस्से में अपनी गन की सारी गोलियां जमीन पर चला दी। वो गुस्से में अब भी विराट को घूर रहा था और इस बात का फायदा किंग ने उठाया। उसने गन उन पर तान दी और गोली चला दी, पर विराट का चेहरा उसकी तरफ ही था। उसने किंग को गोली चलाते देखा तो वो अभय के आगे आ गया और वो गोली सीधे आकर विराट के राइट शोल्डर पर लगी। वो चीखा। अभय ने एकदम से उसे थाम लिया। किंग दूसरी गोली चलाने को हुआ कि अरमान ने उसके हाथ पर जोर से कुछ मारा, जिससे गन नीचे गिर गई और वो अरमान ने उठा ली। अरमान उस पर गोली चलाने ही वाला था कि विराट ने तड़पते हुए कहा, अरमान प्लीज नहीं। अरमान ने निराशा से उसे देखा। किंग वहां से भागने को हुआ कि पुलिस वहां पहुंच गई और सबको घेर लिया था। उन्होंने किंग को पकड़ लिया। अभय ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, 2 ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स को चोट पहुंचाई है, अरेस्ट हिम, क्योंकि इसके सारे गुनाह के सबूत मौजूद है। इस बार इसे भागने का मौका नहीं मिलेगा। पुलिस किंग को वहां से ले जाने लगी। अभय ने विराट की तरफ देखकर प्यार से कहा, उसने एक बाप होने का फर्ज नहीं निभाया, पर तुमने उसकी जान बचाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो। जाते जाते किंग ने भी ये बात सुनी। उसने हैरानी से कहा, बेटा, मेरा बेटा? तो पुलिस उसे ले गई। अभय ने अपने लोगों को इशारा किया तो वो सब भी वहां से निकल गए। अभय और अरमान विराट को गाड़ी तक ले आए। अभय दोनों को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में सौम्या पहले से मौजूद थी। उसने विराट को ऐसे देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। वो जानती थी कि उनकी जान को खतरा होगा, पर डॉक्टर ने आकर दोनों का इलाज किया। विराट के हाथ से भी गोली निकल ली गई। अरमान और विराट दोनों सीट पर बैठे थे। अभय उन दोनों को ही घूर रहा था और सौम्या उन सबको देख रही थी। अभय ने उनकी तरफ जाते हुए कहा, कोई बड़ा तमाशा नहीं करना है, परसों तुम सबकी सगाई है, घर चलते हैं, कल बात करेंगे। उसने दोनों को उठने में हेल्प की और लाकर उन्हें गाड़ी में बैठाया। अभय ने विराट को पहले घर छोड़ा। किशोर जी और हेमा जी को पता था कि विराट एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसे काम करते करते देर हो जाती है, वो सो चुके थे। विराट सीधा अपने कमरे में चला गया। इधर अभय सौम्या और अरमान को लेकर घर लौटा तो सब सो चुके थे। बस सांची हॉल में बैठी उन सब के आने का इंतजार कर रही थी। जब वो तीनों अंदर आए तो सांची उन्हें देख उनके पास आए। उसने अरमान के सिर पर चोट देखकर कहा, ये कैसे हो गया? अरमान से पहले अभय ने कहा, सब ठीक है, बस हल्की चोट लग गई है। उसने अरमान को जाने का इशारा किया तो अरमान ऊपर चला गया। सांची ने अब सौम्या की तरफ देखा तो अभय ने उसे भी जाने का इशारा किया। अब सांची अभय को घूरने लगी तो अभय ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, इट्स ओके, मेरे साथ थी वो, मैं भूल गया और उसका फोन डेड हो गया, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बता पाए। वो सांची को लेकर कमरे की तरफ ले गया। इधर जब अरमान कमरे में आया तो अंदर का नजारा देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चैप्टर 140 अजीब बर्ताव। शेखावत मेंशन। जब अरमान कमरे में आया तो अंदर का नजारा देख उसके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। माही एक बुक लिए स्टोरी पढ़ रही थी और निहाल उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। माही को ध्यान ही नहीं रहा कि अरमान आ गया है। वो तो जब अरमान ने कमरे का दरवाजा वापस बंद किया तब उसने अपना चेहरा उठाकर देखा तो अरमान उसके सामने ही खड़ा था। उसने एक मुस्कान के साथ कहा, आ गए आप? अरमान ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ, पर तुम अब तक क्यों जाग रही हो? माही की नजर अब अरमान की चोट पर गई। उसने कहा, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी, पर आपको ये चोट कैसे लगी? अरमान ने उसकी बात को छोड़ते हुए कहा, ये तो ऐसे ही लग गई थी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। माही ने हाँ में सिर हिला दिया और अरमान बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब वो आया तो उसने देख माही सारी बुक्स उठाकर रख रही थी और बेड पर निहाल सो रहा था। अरमान माही के पास गया और उसने पीछे से ही उससे हक कर लिया। माही उसके ऐसे अचानक करीब आने से चौंक गई। अरमान ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, एक बात बताओ निहाल, तुम्हारे पास क्यों सो रहा था? उसे तो मेरे अलावा किसी की गोद में नींद ही नहीं आती। माही ने अरमान को खुद से अलग किया और उसके सामने आते हुए कहा, उसे फिर बुखार हो गया था। अरमान
जैसे ही अरमान ने सुना वो चौंक गया। उसने निहाल की तरफ देखा जो सुकून से सो रहा था। उसने कहा, फिर से पर कैस मेरे साथ था? तब तक तो ठीक था। माही ने उसके हाथ पर हाथ रख उसे शांत कराते हुए कहा, वो अब ठीक है मम्मा। सांची ने उसे चेक करके दवाई दे दी थी, पर मुझे लगता है हमें एक बार अच्छे से उसका चेकअप कराना चाहिए। मतलब ऐसे बार बार बुखार होना सही नहीं है उसके लिए। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया तो माही ने कुछ सोचते हुए कहा, हमें उसे जल्दी ही डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मुझे जब अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं था तब मुझे भी ऐसे सिर्फ बुखार ही आता था कहीं। वो और कुछ कहती कि इससे पहले ही अरमान कहता है, नहीं वो नाम भी मत लेना, कुछ नहीं हुआ है निहाल को, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरमान ने ये कहा तो माही ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ बीमारी के नाम से ही घिन आती है ना। अरमान ने उसे अजीब नजरों से देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया। माही जाकर निहाल की एक तरफ लेट गई, अरमान भी आकर दूसरी तरफ लेट गया। जल्दी ही दोनों को नींद आ गई। अगली सुबह जब अरमान की आंख खुली तो माही बेड पर नहीं थी। अरमान उठा और बाथरूम की तरफ चला गया। बाथरूम का दरवाजा खुला था। वो वहां तक पहुंचा कि उसने देखा माही अपने एक शोल्डर से जैकेट नीचे करके आईने में उसे देखने की कोशिश कर रही थी। उसके शोल्डर पर काले दाग जैसे कुछ था जो शायद बढ़ रहा था। अरमान ने उसे देखा तो हैरानी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, माही ये क्या हुआ? इससे पहले कि वो माही तक पहुंचता कि माही ने जल्दी से जैकेट वापस पहन ली और अरमान की तरफ मुड़ते हुए कहा, कुछ नहीं, ये तो बस कीमो सेशन की वजह से है, ठीक हो जाएगा। अरमान ने उसे हाथ लगाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता माही पीछे हट गई और थोड़े गुस्से से कहा, मैंने कहा ना अरमान, कुछ नहीं हुआ है, मुझे कॉलेज जाना है, हटिए। वो ये कहकर वहां से चली गई और अरमान बस उसे देखता रह गया। इधर जब विराट की नींद खुली उसने एक लंबी आलस मोड़ी और जैसे ही अपनी आंखें खोली के झटके से उठकर बैठ गया और चौंकते हुए कहा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो, वो भी इतनी सुबह सुबह? सौम्या ने उसकी कोई बात का जवाब नहीं दिया और अपने हाथ में पकड़ी ट्रे को साइड में रखा और विराट के पास जाते हुए कहा, अरे तुमने ही तो कहा था कि मुझे तुम्हारे घर आकर काम करना पड़ेगा, इतनी जल्दी भूल गए? सौम्या एक्टिंग करते हुए बोल रही थी और विराट अभी अभी उठा था। उसने गुस्से में कहा, पागल हो या भूलने की बीमारी है? उस बात को काफी वक्त हो गया है, मेरे दादा दादी भी यहाँ आ चुके हैं और तुम अब यहाँ काम करने आए हो। सौम्या उसके एकदम पास आकर बैठी और कहा, जी वो क्या है ना, पहले मैं फ्री नहीं थी पर अब फ्री हूँ तो आ गई, पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? विराट ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से उसके पास से उठ गया और कहा, एक मिनट, मुझे तुम्हारी दी हुई इतनी इज्जत हजम नहीं हो रही है, बताओगी क्यों आए हो? सौम्या उसे देख मुस्कुराई, वो भी बेड से उठी और अब विराट ने उसे पूरा देखा। सौम्या ने आज साड़ी पहनी थी, वो भी शिफॉन की और विराट के फेवरेट केसरिया कलर की। वो इस सिंपल लुक में भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो विराट की तरफ बढ़ने लगी। विराट ने उसे ऐसे देख 2 कदम पीछे लेते हुए कहा, ये तुम मेरी तरफ क्यों बढ़ रही हो? पर सौम्या नहीं रुकी। वो विराट के एकदम करीब गई। उसने एक झटके से विराट की कॉलर पकड़ के उसे नीचे किया और अपने पंजों के बल खड़ी होकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। विराट शौक था, इतना बड़ा शौक तो उसे कल भी नहीं लगा जब सौम्या ने उसे पहली बार किस किया था। पर आज एक तो सौम्या लगी इतनी खूबसूरत रही थी, ऊपर से उसके इतने करीब विराट का खुद से कंट्रोल छूटता जा रहा था। और आखिरकार उसने सौम्या की कमर पर एकदम कस से पकड़ बनाई और वो भी उसका साथ देने लगा। विराट की पीठ दीवार से लगी हुई थी और सौम्या भी उसी के सहारे खड़ी थी। दूसरी तरफ शेखावत मेंशन में निहाल सो ही रहा था। अरमान ने उसे नहीं उठाया और नीचे आ गया। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ दिया थी जो अब उठकर जा रही थी। सांची ने अरमान को देखा तो उसे बुला लिया। अरमान भी नाश्ता करने बैठा। उसने सांची से पूछा, आज सब कहाँ गए मम्मा? सांची ने उसे नाश्ता परोसते हुए कहा, भूमि और माही के कुछ लेक्चर से ज्यादा तो वो दोनों सुबह सुबह जल्दी कॉलेज चली गई। आर्यन अपने नए प्रोजेक्ट में बिजी है सो वो भी जल्दी चला गया। अभय तो अब तक सोए रहे हैं और हर्षद की कोई मीटिंग है तो वहां गया है। अरमान ने बस हम कहा और नाश्ता करने लगा। वो माही के बारे में सोच रहा था। उसका वो अजीब बर्ताव, अरमान के चेहरे पर उदासी थी जो सांची ने नोटिस की। उसने अरमान के पास वाली सीट पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ अरमान, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या?
अरमान ने उदास सी आवाज में बिना उसकी तरफ देखे कहा माही मम्मा। सांची ने सवालिया नजरों से उसे देखता हुए पूछा माही क्या हुआ माही को। अरमान ने अब सांची की तरफ देखा और कहा पता नहीं उसे क्या हुआ है, अजब बिहेव कर रही है, ठीक से बात नहीं कर रही है, जैसे दूर भाग रही हो। आज सुबह भी उसके शोल्डर पर इतना बड़ा काला दाग देखा मैंने, पर उसने देखने ही नहीं दिया कि मुझ सेशन की वजह से है, ये बोलकर चली गई। अरमान काफी परेशान लग रहा था और सांची को उसकी बातों से ही प्रॉब्लम समझ आ गई। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा तुम्हें याद है अरमान, जब मुझे पता चला था कि तुम माही से प्यार करते हो तब मैंने तुमसे कहा था कि इस राह में सिर्फ तकलीफ ही है। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया तो सांची ने कहा मैं इस तकलीफ की बात कर रही थी। अरमान को कुछ समझ नहीं आया, वो बस सांची को सवालिया नजरों से देख रहा था। तो सांची ने उसे समझाते हुए कहा एक लड़की हमेशा चाहती है अरमान की वो भी खूबसूरत दिखे, उसे भी कोई प्यार करे और कोई चाहे करे या ना करे पर उसका पति उसे प्यार करे। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया तो सांची ने आगे कहा यही माही के साथ हो रहा है अरमान। कीमो सेशंस की वजह से उसके शरीर पर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, शरीर पर काले दाग धब्बे पड़ना, बाल उतरना, नाखून काले होना वगैरह। वो सोचने लगी है कि वो खूबसूरत नहीं रही। ज्यादातर इसी टाइम में लड़कियां डिप्रेस्ड हो जाती है, उन्हें खुद ही लगने लगता है कि वो खूबसूरत नहीं रही, अब कोई उनसे प्यार नहीं करेगा, सब छोड़ देंगे। और इन सब सोच के साथ वो डिप्रेशन में भी रहने लगती है। और यही हालत फिलहाल माही की है। वो तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे डर लग रहा है कि पता नहीं तुम क्या सोचोगे और कैसे रिएक्ट करोगे। अब अरमान को बस समझ आ रहा था माही का वो बर्ताव, उसका बिहेवियर सब। उसने कुछ सोचते हुए कहा तो अब क्या। सांची ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा उस पर प्यार जताओ, उससे एहसास दिलाओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो और उसे कभी नहीं छोड़ोगे। अरमान उसे इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे प्यार की जरूरत है, क्योंकि वो जिस सोच में फिलहाल है उसे सिर्फ तुम ही मिटा सकते हो। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया, वो सांची की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। सांची ने फिर कहा अब परीक्षा की घड़ी तुम्हारी है अरमान, अगर तुम उसे डिप्रेशन से दूर रख पाए तभी तुम उसे बचा पाओगे, वरना उसके कैंसर से बचने का भी कोई फायदा नहीं होगा अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो। चैप्टर 141 प्लीज नहीं। विराट का घर। सौम्या विराट से अलग हुई, उसने अपने चेहरे पर आ रहे बोलों को अपने कान के पीछे किया। वो विराट की तरफ नहीं देख रही थी। उसने पास में रखी ट्रे से सूप का बाउल उठाया और वैसे ही बिना विराट की तरफ देखे कहा आप फ्रेश होकर ये सूप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। विराट अब भी दीवार से टेक लगाए खड़ा था और उसे ही देख रहा था। वह उसके पास गया, अपने हाथ उसकी करम पर रख उसे एक झटके से अपने करीब खींच लिया। सौम्या एकदम से चौंकी, अच्छा हुआ कि सूप से उसका हाथ नहीं जला। विराट ने उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर लगभग उसके होंठों को चूमते हुए कहा तुम्हारे मुंह से आप अच्छा नहीं लगता, तुम ही कहा करो। सौम्या ने मदहोशी में आंखें बंद करी और अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा बुआ कहती है इज्जत देने से प्यार बढ़ता है। उसकी इस बड़ी बात पर विराट हल्का हंसा और उसके हंसने से जो सौम्या के कान में गुदगुदी हो रही थी वो क्या ही कहती। विराट ने फिर वैसे ही कहा तो क्या तुम कहने में इज्जत नहीं होती, फिर तो मुझे भी तुम्हें आप कहना पड़ेगा। सौम्या ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और विराट के चेहरे को देखा। विराट ने उसके चेहरे पर आईलेटों को कान के पीछे करते हुए कहा इज्जत दिल से होती है, जुबान से नहीं, चाहे आप कह लो या शर्ताज पर दिल में इज्जत नहीं हुई तो फिर क्या फायदा। और अगर हम किसी की दिल से इज्जत करते हैं तो हम उसे तुम क्या तू भी बुलाएंगे ना, तो उसकी इज्जत हमारे दिल में कम नहीं होगी। हम। सौम्या ने अपना सिर हाँ में हिलाया और हम कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहता बाहर से हेमा जी की आवाज आई, सौम्या बेटा वीर उठा या नहीं। विराट उनकी आवाज सुन जल्दी से बाथरूम में चला गया। सौम्या ने खुद को ठीक करते हुए कहा जी दादी माँ वो बाथरूम में है। इतने में दादी अंदर आई। सौम्या सूप का बाउल लिए खड़ी थी। दादी माँ ने उसके पास आते हुए कहा अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आ गई, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता कि वीर को चोट लगी है, न जाने क्या हीरे जड़े हैं इस पुलिस की वर्दी में जो इसके चक्कर में इतनी चोटें खाता है। सौम्या उनकी बात सुन मुस्कुराए वो और दादी माँ दोनों बेड पर बैठ गई। सौम्या अब अपनी नजरें घुमाकर पूरे कमरे को देख रही थी। कमरा सिंपल था, सारी चीजें सलीके से रखी हुई, एक कोने में डेस्क और उस पर कुछ फाइलें रखी थी। एक साइड छोटी सी शिव जी की मूर्ति रखी थी।
और बहुत सारी बॉक्स कमरे में बालकनी थी जहाँ कई सारे प्लांट्स थे और एक स्टार जैस्मीन की बेल जो लगभग पूरी बालकनी में फैली हुई थी और हल्की कमरे में भी थी। ये सब बहुत खूबसूरत था। जब दादी माँ ने सौम्या को ऐसे उन फूलों को देखते देखा तो उन्होंने कहा, वीर को पेड़ पौधे और फूल बहुत पसंद है। उनकी बात सुन सौम्या मुस्कुराए। दोनों बातें करने लगी। इधर दूसरी तरफ अरमान निहाल को हॉस्पिटल ले गया था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने उसका अच्छे से चेकअप किया और उसके कुछ टेस्ट किए। उन्होंने अरमान को कल आने को बोला क्योंकि कल तक निहाल की रिपोर्ट्स तैयार हो जाती। अरमान निहाल को लेकर रेस्टोरेंट में गया। दोनों ने वहां निहाल की पसंद का खाना खाया। फिर अम्यूजमेंट पार्क निहाल वहां खेलने लगा और अरमान उसके पीछे पीछे। घर पर जब अभय नीचे आया सब अपने अपने काम पर जा चुके थे और अभय के दिमाग में मिराज किंग के ख्याल चल रहे थे। उसने कुछ सोचते हुए कहा, करण, विराट और माही, फिर सारा का क्या हुआ? वो अपनी ही उधेड़ बुन में व्यस्त हो गया। इधर सौम्या भी विराट के आने के बाद उसके पास थोड़ी देर रुकी और फिर घर चली आई। विराट ने उससे कहा था कि जब तक किंग का मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक वो बाहर ना ही निकले और उसने ही सौम्या को घर भी भेजा। शाम हो चुकी थी और सब घर पर आ रहे थे। भूमि और माही भी आ चुकी थी। कॉलेज से निहला आज काफी थक गया था, सो अरमान ने उसे खाना खिलाकर उसी के कमरे में सुला दिया। जब माही अपने कमरे में आई तब उसे अजीब लगा, लाइट्स ऑफ थी पर अभी सूरज ढला नहीं है। ये सोचकर उसने लाइट्स ऑन करने की बजाय बालकनी के पर्दे खोल दिए और जैसे ही पर्दे खोले वो और ज्यादा हैरान रह गई। पता नहीं कैसे पर उसके ऊपर जैसे फूलों की बरसात होने लगी। एक पल को वो सब कुछ भूल उस लम्हे में खुशी से झूम उठी। वो गोल गोल घूम रही थी और अचानक उसकी नजर कमरे के दरवाजे के पास खड़े अरमान पर गई। वो रुक गई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसने अरमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये आपने किया? अरमान ने बस हमें सिर हिलाया तो माही ने फिर खुश होते हुए कहा, बहुत अच्छा है, पर आपने ये सब क्यों किया? उसका ये सवाल सुन अरमान उसकी तरफ बने लगा। माही को आज अरमान की आंखों में कुछ अलग दिखा। वो पीछे जाने लगी और अरमान उसके और करीब आने लगा। एक पल आया जब वो बालकनी की दहलीज से टकराए। वो गिरने को हुई कि अरमान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। माही उसके सीने से जा लगी। वो हिली तक नहीं और अरमान ने हल्के से उसके शोल्डर से जैकेट उतारने की कोशिश को तो माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अरमान की तरफ देखा तो उसे अब भी वैसे ही देख रहा था, पर माही की आंखों में आंसू उतर आए। उसने नमे सिर हिलाते हुए कहा, प्लीज नहीं। पर अरमान ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाए बिना ही उसके शोल्डर से उसका जैकेट हटा दिया। वहां सच में एक काला दाग था। उसने एक नजर माही को देखा जो उसे ही देख रही थी। अरमान ने फिर उसके शोल्डर को देखा और फिर उस पर अपने होंठ रख दिए। माही एकदम से कांप उठी। उसने अरमान की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया क्योंकि अरमान तो उसे बिना छोड़े बस किस किए जा रहा था। माही ने ये महसूस किया कि अरमान ने उसकी जैकेट निकालकर नीचे फेंक दी है। अब वो अरमान के सामने एक स्लीवलेस क्रॉप टॉप में थी जिसकी स्टेप्स को भी अरमान अपने होंठों से निकाल रहा था। माही जानती थी कि ऐसा कुछ होगा, पर इतनी जल्दी उसे पता था कि अरमान खुद को बहुत देर नहीं रोक पाएगा। उसने अरमान को हल्का दूर करते हुए कहा, हम ये नहीं कर सकते, कीमोथेरेपी का असर आप पर भी होगा। अरमान ने अब उसके चेहरे को देखा जो सुर्ख लाल हो चला था, पर आंखों में अब भी रोके हुए आंसू थे। अरमान ने उसे अपने हाथ से ही उसके हाथ में कुछ पकाया, जिसे हाथ में लेते ही उसे समझ आ गया कि ये क्या था। उसने उस चीज को अपने हाथ से जमीन पर ही फेंक दी और अपनी आंसुओं से सनी आंखों से अरमान की तरफ देखते हुए मुश्किल से बोलने की कोशिश की, प्रोटेक्शन। अरमान ने उसके बालों को एक तरफ कर दिया और उसके गले पर किस करते हुए कहा, हम ये कर सकते हैं। अब तो सच में माही की कुछ कहने था करने की हिम्मत ही नहीं हुई। अरमान ने उसे गोद में उठा लिया और ले जाकर बेड पर लेटाया। वो उसके होंठों पर किस करने ही वाला था कि माही ने अपनी डरी हुई आवाज में कहा, अरमान कोई आ गया तो। अरमान उठा, उसने डोर लॉक किया और फिर माही के पास आते हुए कहा, अब कोई नहीं आएगा। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज ये अरमान पर कौन सा जुनून सवार हुआ था, पर वो तो खुद चाहती थी कि अरमान उससे प्यार करे। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर थे और जो आंसू माही ने कब से रोक रखे थे पता नहीं कब बेह निकले। चैप्टर 142 पराक्रम अभय का या आर्यन का। शेखावत मेंशन।
आर्यन के कमरे में भूमि किताबों के बीच उलझी बैठी थी। जब आर्यन कमरे में आया, उसने आते ही भूमि को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर घूमते हुए एक्साइटेड होकर कहा, भूमि भूमि भूमि, आज मैं कितना खुश हूँ, तुम नहीं जानती, आई एम सो हैप्पी। और बेचारी भूमि, जो आर्यन ने अचानक किया उससे अब भी सदमे में थी। आर्यन ने उसे नीचे उतारा और कहा, तुम्हें क्या हुआ? और अब भूमि को होश आया। उसने आर्यन की तरफ देखकर कहा, आप इतने खुश क्यों हैं? तो आर्यन ने फिर उसी तरह कहा, भूमि मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, आज वो प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। क्लाइंट को मेरी डिजाइन बहुत पसंद आए और उन्होंने उससे लेकर काम भी शुरू कर दिया। आई एम सो हैप्पी। उसने फिर से भूमि को गले लगा लिया। भूमि ने भी उसे हक किया। उसने फिर अलग होते हुए कहा, तो इसका मतलब आपका सपना पूरा हुआ? आर्यन ने उसकी बात सुनना में सिर हिलाया। वो बेड पर बैठा और अपने जूते निकालते हुए कहने लगा, ये मेरा सपना थोड़ी ना है, मेरा सपना तो कुछ और है और वो भी जल्द ही पूरा होगा।